हेलो छात्रों, आप सभी का स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टार एजुकेशन में। मैं लक्ष्मण सिंह लोधी आप सभी का स्वागत करता हूं। आपके लिए फिर से क्लास 10th विषय हिंदी की वीडियो लेकर आया हूं। इस वीडियो में हम उन सभी क्वेश्चनों के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि आपके अपने अर्धवार्षिक परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो वीडियो को बिना स्किप किए शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक बच्चों के लिए यह वीडियो शेयर करें। तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। तो आइए चलते हैं वीडियो की ओर और देखते हैं आज का हमारा वीडियो। तो अर्धवार्षिक में आपके जितने भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे उन सभी क्वेश्चनों के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो गद्य खंड में से आपके अर्धवार्षिक में 2 चैप्टर पूछे जाएंगे। एक पहला मैं और मेरा देश और दूसरा महापुरुष श्री कृष्ण। तो इन दोनों चैप्टरों में से जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे उन सभी के बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले हम मैं और मेरा देश के क्वेश्चन आंसरों को देखते हैं। तो इसमें से जितने भी क्वेश्चन मैं आपके लिए बता रहा हूं उन सभी को आपको अच्छे से स्टडी करना है। तो इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, जापानी युवक ने स्वामी राम तीर्थ को दिए गए फल के मूल्य के रूप में क्या मांगा। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, लाला लाजपत राय की 2 विशेषताएं लिखिए। तीसरा है, देहाती बूढ़ा राष्ट्रपति कमाल पाशा के पास क्यों गया था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, स्वामी राम तीर्थ जापानी युवक का उत्तर सुनकर मुग्ध क्यों हो गए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है कि लेखक के अनुसार हमारे देश को किन 2 बातों की सर्वाधिक आवश्यकता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, देश के सामूहिक मानसिक बल का ह्रास कैसे हो रहा है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित शब्दों का संधि विच्छेद करते हुए संधि का नाम लिखिए। परमानंद और नाविक देवर्षि। ठीक। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है, देश के शक्तिबोध को चोट कैसे पहुंच रही है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, देश के लाभ और सम्मान के लिए नागरिकों के कर्तव्य का वर्णन कीजिए। और क्वेश्चन नंबर 10 है कि प्रस्तुत गद्यांश की संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या कीजिए। तो यह संदर्भ प्रसंग आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो लिखा है, महत्व किसी कार्य की विशालता में नहीं, उस कार्य के करने की भावना है। बड़े से बड़ा कार्यहीन है यदि उसके पीछे अच्छी भावना नहीं है, और छोटे से छोटा कार्य भी महान है यदि उसके पीछे अच्छी भावना है। तो इसको आप अच्छे से स्टडी कर लें। फिर इसके बाद में महापुरुष श्री कृष्ण अध्याय से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं और जो कि अर्धवार्षिक में पूछे जाने हैं उनको देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, महर्षि वेदव्यास क्यों प्रसिद्ध हैं। दूसरा है, महाभारत का युद्ध भारतीय इतिहास की एक दारुण घटना है, इस उक्ति की सार्थकता में अपने विचार प्रकट कीजिए। तीसरा है, कृष्ण जन्म संबंधी कुछ तथ्य लिखिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, हस्तिनापुर से संपर्क के पश्चात श्री कृष्ण को जो अनुभव हुआ उसे अपने शब्दों में लिखिए। क्वेश्चन नंबर 5 है, श्री कृष्ण का जीवन तो एक काव्य है, इस उक्ति को सिद्ध कीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 है, भारतीय राष्ट्रीय जीवन पर किन 2 समकालीन व्यक्तियों के उदात्त मस्तिष्क की गहरी छाप है। इसके बाद नेक्स्ट है, श्री कृष्ण बुद्धि कौशल के आगे कौन कौन से अराजक व्यक्तित्व परास्त हुए। और क्वेश्चन नंबर 8 है, श्री कृष्ण हस्तिनापुर क्यों गए, हस्तिनापुर जाकर श्री कृष्ण ने क्या किया। और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है कि निम्नलिखित सामासिक शब्दों का विग्रह कर समास का नाम लिखिए। तो इन सभी के समास विग्रह करके समास के नाम लिखना है। ठीक। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित गद्यांश की संदर्भ एवं प्रसंग सहित व्याख्या कीजिए। तो इसको आप अच्छे से करें, श्री कृष्ण वाले पाठ से लिया गया है और इसका आप संदर्भ प्रसंग और व्याख्या को अच्छे तरीके से स्टडी कर लें। फिर इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर है हमारा, तो पदखंड में से अब जितने अध्याय आने हैं उनके बारे में देखते हैं। तो इसमें से एक आपका आएगा विनय के पद, एक आएगा वात्सल्य भाव, और एक आएगा प्रेम और सौंदर्य, और एक आएगा नीति धारा। तो इनसे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और जो कि अर्धवार्षिक में पूछे जाने हैं तो उनके बारे में देखते हैं। तो विनय के पद से संबंधित क्वेश्चनों को देखते हैं। तो विनय के पद से संबंधित जितने भी क्वेश्चन उनको देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, सूरदास ने निर्गुण की अपेक्षा सगुण को श्रेष्ठ कर क्यों माना है।
इसके बाद नेक्स्ट है गूंगा फल के स्वाद का अनुभव किस तरह करता है। नेक्स्ट है कुब्जा कौन थी, उसका उद्धार कैसे हुआ। और इसके बाद नेक्स्ट है रिपीटेड क्वेश्चन है, कुब्जा कौन थी, उसका उद्धार कैसे हुआ। ठीक, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है सूरदास ने स्वयं को कुटिल खलकामी क्यों कहा है। इसके बाद नेक्स्ट सूरदास ने किस आधार पर ईश्वर को समदर्शी कहा। और क्वेश्चन नंबर 7 है निर्गुण भक्ति धारा की कोई 3 विशेषताएं लिखिए। और क्वेश्चन नंबर 8 है सगुण भक्ति धारा की विशेषताएं लिखिए। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में एक पद्यांश की संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या करना है, तो इसको आप अच्छे से स्टडी करें, पूछा जा सकता है एग्जाम में। इसके बाद नेक्स्ट है मुक्तक काव्य उदाहरण सहित समझाइए। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है मेरा प्रिय साहित्यकार विषय पर निबंध लेखन हेतु रूपरेखा प्रस्तुत कीजिए। तो ये हमारे विनय के पास से जितने भी क्वेश्चन थे उनको देख लिया है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं कवितावली पर। तो इस समय हमारा पहला क्वेश्चन है कवितावली कविता में तुलसीदास जी के अनुसार सखी ठगी सी क्यों रह गई। क्वेश्चन नंबर 2 है कवितावली कविता में तुलसीदास जी के अनुसार बालक राम की कौन कौन सी चेष्टाओं से माताएं प्रसन्न हो रही हैं। इसके बाद नेक्स्ट है कवितावली कविता में तुलसीदास जी के अनुसार बालक राम का मुख सौंदर्य कैसा है। और इसके बाद नेक्स्ट है कि तुलसीदास जी ने बालक राम के किस स्वभाव का चित्रण किया है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है रस की निष्पत्ति किस प्रकार होती है, उदाहरण सहित समझाइए। और इसके बाद नेक्स्ट है वात्सल्य भाव को अपने शब्दों में समझाइए। और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 में एक पद्यांश दिया है, इसका संदर्भ प्रसंग एवं व्याख्या करना है, तो इसको आप अच्छे से नोट डाउन करें। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में भी एक हमें कुछ लाइनें दी हुई हैं, पैराग्राफ दिया है, इसके हमें संदर्भ प्रसंग और व्याख्या करना है। और क्वेश्चन नंबर 9 है कि वनों का महत्व विषय पर निबंध लेखन हेतु रूपरेखा लिखिए। वनों के महत्व की हमें क्या करना, रूपरेखा लिखना है। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर है हमारा नीति अष्टक। तो नीति अष्टक में हमारा पहला क्वेश्चन है भारतेंदु जी कोरे ज्ञान का परित्याग करने की सलाह क्यों दे रहे हैं। इसके बाद नेक्स्ट है भारतेंदु जी के अनुसार सम्मानीय होने के लिए किन गुणों का होना आवश्यक है। और क्वेश्चन नंबर 3 है भारतेंदु के अनुसार व्यक्ति सम्मान के योग्य कब बन जाता है। और क्वेश्चन नंबर 4 है भारतेंदु के अनुसार उठाऊं छोड़ विश्राम का आशय स्पष्ट कीजिए। इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, लिखा है कि भारतेंदु के अनुसार किस प्रकार के देश में वास नहीं करना चाहिए। और इसके बाद नेक्स्ट है एक हमें पद्यांश दिया है, इसके हमें व्याख्या करना है, संदर्भ और प्रसंग लिखना है। ठीक, और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 में जीवन परिचय बताना है, किसका, भारतेंदु हरिश्चंद्र का, जो कि आपके अर्धवार्षिक में आएगा। इसके बाद नेक्स्ट है कि मेरे सपनों का भारत विषय निबंध लेखन हेतु रूपरेखा प्रस्तुत कीजिए। मेरे सपनों का भारत की रूपरेखा में यहाँ से नोट डाउन करना है। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट है हमारा सौंदर्य बोध। तो सौंदर्य बोध से संबंधित प्रश्नों को देखते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है सौंदर्य बोध पाठ से कि श्री कृष्ण के ललाट पर लगे हुए टीके की समानता किससे की गई है। नेक्स्ट है गोपाल के गले में पड़ी गुंजों की माला की तुलना किससे की गई। इसके बाद नेक्स्ट है पीताम्बरधारी श्री कृष्ण के सौंदर्य का वर्णन कीजिए। और अगला है संयोग श्रृंगार का एक उदाहरण देकर इसके विभिन्न अंगों को लिखिए। फिर इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5 में कि अधोलिखित पद्यांश का सप्रसंग व्याख्या कीजिए। तो पर वार उर्वशी सुनी राधिके जान, तो मोहन के उस वसी है उर्वशी समान। इसको आप अच्छे से नोट डाउन करें। इसके बाद नेक्स्ट है भारत का प्राकृतिक सौंदर्य विषय पर निबंध लेखन हेतु रूपरेखा प्रस्तुत कीजिए। तो ये हमारे पद्यखंड के चैप्टर कंप्लीट होते हैं। अब इसके बाद हम सहायक वचन पर चलते हैं। तो सहायक वचन में आपके जितने चैप्टर पूछे जाएंगे उनके बारे में देखते हैं। तो पहले पूछा जाएगा आपका लोक संस्कृति की स्मृति रेखा नर्मदा, एक ये पूछा जाएगा। और एक पूछा जाएगा आपका शल्य चिकित्सा के प्रवर्तक सुश्रुत, एक ये वाला चैप्टर आएगा। और एक आएगा आपका भगिनी निवेदिता। तो ये पहला, तीसरा और 5वां, ये 3 चैप्टर सहायक वचन से पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले हम
लोक संस्कृति के क्वेश्चन आंसर को देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, अमरकंटक पहुंचने के लिए लेखक द्वारा बनाए गए मार्ग की रूपरेखा लिखिए। इसके बाद नेक्स्ट है, कुएं पर पनहारिनी क्या कर रही थीं तथा वे किसके गीत गा रही थीं। इसके बाद नेक्स्ट है, माई की बगिया का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। और अगला है, पुराणों में नर्मदा की उत्पत्ति का वर्णन किस तरह किया गया है। इसके बाद अगला चैप्टर देखते हैं हमारा शल्य चिकित्सा वाला। शल्य चिकित्सा में केवल 3 प्रश्न हैं और इन 3 प्रश्नों में से एक प्रश्न आपका जरूर आएगा। तो पहला है, महर्षि सुश्रुत के विषय में आप क्या जानते हैं। और दूसरा है, सुश्रुत को शल्य चिकित्सा के अतिरिक्त अन्य किन रोगों की महत्वपूर्ण जानकारी थी। और तीसरा है, सुश्रुत संहिता का संक्षिप्त परिचय दीजिए। इसके बाद इसमें कुछ और क्वेश्चन भी पूछे गए हैं। तो पहला है कि हमारे देश में वर्तमान में चिकित्सा की कौन कौन सी पद्धतियाँ प्रचलित हैं, इनमें से किसी एक पद्धति को विस्तार से समझाइए। नेक्स्ट है, हमारे देश में पाई जाने वाली जड़ी बूटियों के नाम बताते हुए चिकित्सा पद्धति में उनकी उपयोगिता बताइए। और इसके बाद नेक्स्ट है, भारतीय चिकित्सा विज्ञान का स्वर्ण युग किसे कहा जाता है और क्यों, समझाइए। और इसके बाद नेक्स्ट है कि सुश्रुत संहिता में शल्य चिकित्सा की कौन कौन सी विधियों का वर्णन किया गया है, उनमें से किसी एक विधि का वर्णन कीजिए। ठीक, इसके बाद भगिनी निवेदिता से संबंधित प्रश्न। पहला है, स्वामी विवेकानंद से निवेदिता की मुलाकात कब, कहाँ और कैसे हुई। इसके बाद नेक्स्ट है, स्वामी जी के साथ हिमालय यात्रा में निवेदिता को क्या अनुभव हुए। और इसके बाद नेक्स्ट है, प्लेग नामक महामारी के समय निवेदिता ने मरीजों की सेवा किस प्रकार की। और अगला है, भारतीय स्त्रियों के कौन कौन से गुणों से निवेदिता को प्रभावित किया। तो ये हमारे 4 महत्वपूर्ण प्रश्न थे। इसके बाद कुछ और क्वेश्चन भी हैं इस चैप्टर में। जैसे पहला है हमारा कि अमरनाथ यात्रा से भगिनी निवेदिता को भारत को समझने में किस तरह सहायता मिली, अपने शब्दों में लिखिए। नेक्स्ट है, स्त्री शिक्षा का महत्व विषय पर अपने विचार व्यक्त कीजिए। और अगला है, मदर टेरेसा सामाजिक उत्थान के कार्य के लिए सक्रिय रही। यदि आपको सामाजिक उत्थान कार्य के लिए दायित्व दिया जाता है तो आप किस प्रकार सक्रिय रहेंगे, अपने विचार व्यक्त कीजिए। और नेक्स्ट है, भारतीय जीवन मूल्य ज्ञान दर्शन एवं संस्कृति के लिए अन्य महिलाओं के नाम लिखते हुए किसी एक महिला के योगदान का अपने शब्दों में वर्णन कीजिए। तो ये हमारे हिंदी पेपर से संबंधित कुछ प्रश्न थे जो कि अर्धवार्षिक में आने हैं। अब इसके अलावा कुछ वाक्यांश पूछे जाएंगे जिनका हमें एक शब्द लिखना है, कुछ संधियाँ पूछी जाएंगी और कुछ समास पूछे जाएंगे। तो इनको आप अच्छे से स्टडी करें और यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें तथा अधिक से अधिक बच्चों के लिए यह वीडियो शेयर करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।